मेरे ससुर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करते। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं अपने ससुर को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे, तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। तभी हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरे पति का नाम अविनाश है, लेकिन उसे सब लोग प्यार से अमित बुलाते हैं और हम यूपी के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे। मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे पति अमित को एक आवाज़ देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती और झट से वो कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति का अपने पिता के प्रति डर देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा खौफ था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। मेरा इस घर में चौथा दिन था जब सुबह सुबह अमित ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने अमित को पुकारा तो अमित फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करे। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी पत्नी से कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई कमियां निकाल चुके थे। लेकिन अमित ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 4 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अमित जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। अमित तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो साफ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी पापा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का ग्लास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का ग्लास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेले ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड और अलमारी थी। बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का ग्लास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उससे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म गर्म दूध पसंद है।
ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का ग्लास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब अमित घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लिहाजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे वही ससुर है जो 3 दिन से अमित को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से अमित से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर ग्लास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने ग्लास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने ग्लास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे, बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडी आह भरी। मुझे और भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो अमित को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब अमित फैक्ट्री जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़रों से देखता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके ला दो। दूध का ग्लास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम का बहाना बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अमित से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द नहीं बोलता था, सर झुकाए जी पापा जी, जी पापा जी ही करता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर पूरी तरह से सवार थी। मैं पूरी तरह से काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अमित से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुका था कि मुझे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। शायद वो अमित थे। कहने लगे, रवीना, दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए कमरे में बैठी हो। अमित की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें ज़रा भी एहसास और शर्म नहीं है। मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। मेरे ये कहते ही अमित गुस्से से भरे आवाज़ में कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही करती है और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती है। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कर दी है पूजा, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनते ही मेरा रंग उड़ गया। मेरे पापा के पहले से ही 7 बेटियां थी और वो शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर वापस मत आना।
अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना, लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त अमित जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन वो मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अमित इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, इसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वे गुस्से से वहां से चले गए। मैंने गुस्से भरी नज़र अपने ससुर पर डाली। अमित कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे सर पर कौन से 9-10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता। अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती है जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननंद होते तो जिस हाल से मैं आज गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर। सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बोझ लग रहा है। देखो अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, ना कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अमित ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो। ये सुनते ही अमित ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। ये पापा की शादी की उम्र है क्या? मेरी पापा की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? मेरे बाप की उम्र 60 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनके पिता अपने बेटी की पत्नी पर नज़र रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दे, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभालूंगी। मेरी बात पर वो अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की 2 रोटियां तो तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरी सौतेले माँ को संभाल लोगी। देखो ये घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी इस घर से। पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते हैं। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है। अपना घर बसाने के लिए हमें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहन के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी और दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से अमित की आवाज़ आ गई। कहने लगा, पूजा बाहर आओ जल्दी से, नाश्ता पराठा बना दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अमित ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। मैंने उस दिन के बाद अपने होठ बंद कर लिए। अमित जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगे। तुम क्या समझती थी तुम्हारी हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा? अपनी सोच को बदल लो। वो चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घर की लड़की से अपने बेटी की शादी नहीं की, ये सोच के कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई। फिर बाद में कहने लगे कि जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ।
ऐसी गंदी और बेइज्जती भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने अमित का भी लिहाज नहीं किया। रात को सब खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। ससुर जी खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मज़े का खाना बनाया है। अमित ये सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे गर्म भरी निगाहों से देखने लगे, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 2000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए और कहने लगे, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करने पर अमित मुझे घूरने लगे और कहने लगे, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 2000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो यूँ थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। फिर कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसी ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं अमित को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको मुझसे दूरी रखनी चाहिए। बात किया करे मुझसे, उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पर अमित भड़क गए। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि पापा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज़ करती हो। वो धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहे थे। कहने लगे कि शुक्र करो कि पापा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। फिर कहने लगे, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ पूजा, अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमित, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी रात को बाहर डोरबेल बजी। फिर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है, जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज़ था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी। और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि अमित का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वही रखते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर अमित ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका है, कमलेश को गले लगा लीजिए। अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। वो काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मुझे भी तसल्ली मिली कि अब घर में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफ़ी खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। वो मेरे साथ घुल मिल गई थी। कमलेश अमित के साथ फैक्ट्री जाने लगा। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया। एक रात खाना खाने के दौरान वो कहने लगे कि अब मेरे सारे काम मेरी छोटी बहू ही करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझसे मांगा करें। कमलेश भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नज़रों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की लो तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो कमलेश से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं।
मुझे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अमित ने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो कमले से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूँगी कि अलग घर में रहेंगे। लेकिन वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ जो मेरे और अमित के बीच हो रहा था। कमलेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रह चुका हूँ। 4 दिन मेरे पापा को रोटी बनाकर देनी पड़ी तो तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वही बहस शुरू हुई थी जो अमित की मेरे साथ होती थी। जया डिवोर्स मांगने लगी। उस रात अमित जब कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि अमित, अभी भी आप यही कहेंगी कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज जया को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो सच में हमें बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब अमित की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है। अमित ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमो कर्म पर बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में ही उससे मेरी ससुर की शादी हो गई और इससे ये फ़र्क पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। अमित मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। हमारे समाज में ये चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देते, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किल का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और जिया को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।